नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस 50 हार्ड डे चैलेंज प्रोग्राम फॉर आरओ प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इस पर तो बात कर ही रहे होंगे कि डे 4 यानी 23 तारीख को आपका क्या स्टडी प्लान रहने वाला है, किन किन विषयों को आपको टारगेट करना है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। किंतु उसके साथ साथ आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि वास्तव में ये जो इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस हम लोग कोर सब्जेक्ट के रूप में अभी फॉलो कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी में, उसमें उसके लिए क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी ऐसी हो सकती है, क्यों उसमें हम लोग किन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं और किन चैप्टर्स को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, खास तौर पर तब जबकि अभी केवल 50 दिन का समय शेष है। जब समय कम है तो जाहिर सी बात है सारे विषयों के सभी चैप्टर्स को हम लोग समान महत्व नहीं दे सकते हैं और यही कारण है कि हम लोगों को यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप में प्रमुख भूमिका रखते हैं। यहां पर दी हुई है एक सूची जिसमें हम लोग इस बात का पहले भी बता चुके हैं, भारत का भूगोल वास्तव में लगभग एक 14 मार्क्स का ऑन एन एवरेज पूछा जाता रहा है। इसी कारण से भारत के भूगोल को हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया क्योंकि इसका अपना एक प्राथमिक महत्व है इस परीक्षा के लिहाज से खास तौर पर। और उसमें यदि हम लोग देखें तो 2021 में जहां 14 नंबर का, उससे पहले 16, 12, 14, 15 यानी लगातार ये काफी मात्रा में काफी अंकों में पूछा जाता रहा है। पूरे के पूरे आपके ज्योग्राफी विषय को हमने 4 भागों में डिवाइड इस तरह से किया है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि वास्तव में जो हमारा ये 50 दिन की स्ट्रेटजी है उसमें किस प्रकार से हम लोग विविध विषयों को कम समय में दोहरा सकते हैं, बल्कि 3 रिवीजन उसके कैसे कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें बेहद जरूरी है कि हम लोग प्रत्येक विषय में कुछ इस प्रकार की रणनीतियां बनाते रहें। यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो वास्तव में लेंदी भी हैं, यानी जिनमें पढ़ने में आपको समय लगने वाला है क्योंकि उसमें शामिल पृष्ठों की संख्या अपने आप में ज्यादा है, किंतु वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, यानी उनसे हर बार प्रश्न बनता है और काफी मात्रा में बनता है। साथ ही साथ वो इजी हैं या मीडियम लेवल के हैं। ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं? तो ऐसे चैप्टर्स वही हैं जिन्हें हम लोगों ने सबसे पहले अपने डे 1 और डे 2 के टारगेट में पूरा किया है। भारत परिचय और भू आकृतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, ठीक है। इसी में एक शामिल और भी विषय, एक और चैप्टर है कृषि का, जिसे हम लोग आज के अपने इस टारगेट में देखेंगे, यानी कल के लिए जो आपका टारगेट रहेगा डे 4 के लिए वो कृषि का रहेगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये टारगेट वगैरह क्या चीज है, तो आपको मैं बता दूं कि आरओ की लक्षित और समर्पित तैयारी के लिए पूरे 50 दिन में कम से कम 3 बार रिवीजन के उद्देश्य से हम लोग एक 50 हार्ड डे चैलेंज प्रोग्राम चालू किए हैं, जिसमें आप लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से कुछ एक चैलेंजेस दिए जाते हैं, जिसमें विभिन्न विषयों के विभिन्न चैप्टर्स को आपसे पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। यहां पर देखिए तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो वास्तव में इजी हैं और स्मॉल हैं, यानी उनका टफनेस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है और बहुत छोटे हैं, बट वो स्कोरिंग भी हैं। साथ में स्कोरिंग इस लिहाज से है कि वो एक तो जब सब्जेक्ट, मान लीजिए वो चैप्टर अगर छोटा ही है और उसके बाद भी उससे पूछा जा रहा है, तो यानी कि उन चैप्टर्स को तो हमें छोड़ के जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसे चैप्टर्स में कौन से चैप्टर्स शुमार हैं? देखिए, जनजाति वाला आपने देखा होगा कि एक ही 2 पन्ने में वो सारी चीजें दी होती हैं, टेबल्स दी होती हैं, उससे लगभग एक प्रश्न आपके हर वर्ष बन ही जाते हैं। ज्यादातर वर्षों में ये हमें देखने को मिल जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे जनजाति लिखा हुआ है 1-1-1-0-0, तो यानी लगभग एक प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड यहां पर रहा है। उसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो यहां पर एक चैप्टर आता है नगरीकरण। आपको पता है कि जो भी आपका आरओ का स्पेसिफिक सिलेबस है उसमें नगरीकरण अलग से दिया गया एक टॉपिक है, और यही इस बात का इशारा भी है कि नगरीकरण यहां पर पूछा ही जाना है। यहां से भी आपको 3 से 4 पेजेस में यह पूरा चैप्टर खत्म भी हो जाता है और यहां से 1 नंबर आपको हर बार की परीक्षा में दिख जाता है। इस वजह से इन चैप्टर्स को, जो कि स्मॉल भी हैं और इजी भी हैं और स्कोरिंग भी है, यानी 1 नंबर ही पूछा जाता है लेकिन कम से कम हर बार पूछा जाता रहा है, उसको हमें नहीं छोड़ना है। यहां पे एक तीसरा चैप्टर आ जाता है मृदा का। मृदा भी ऐसा है जो कि उतना भी ज्यादा छोटा नहीं है, यहां पे लगभग 4-5 पेजेस में आपका ये चैप्टर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर यदि आप देखेंगे तो इसका वेटेज ठीक ठाक है। आप देखिए मृदा वाला ये जो चैप्टर है, 1 नंबर, 0 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, यानी ऑन एन एवरेज देखेंगे तो करीब 2
प्रश्न यहां से मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि छोटे होते हुए भी स्कोरिंग है, तो इनको तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये अपने आप में स्कोरिंग काफी है। तीसरा आ जाता है कि मीडियम लेंथ के चैप्टर हैं परंतु वो कठिन है, उनको याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन स्कोरिंग है। और जब स्कोरिंग है तो फिर हमें देखना होगा कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। तो यहां पर देखिए ऊर्जा वाला चैप्टर, जिसमें आप देखे होंगे कि रावत भाटा कहां पे है, कल्पक्कम कहां पे है, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या फिर आपका जो कोयला का भंडार है, यूरेनियम का भंडार है, वो कहां पर है, उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। खनिज संसाधन, दरअसल आपका ये जो आरओ का सिलेबस है, यदि आप उसको एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको खनिज संसाधन यानी संसाधन के रूप में प्राकृतिक संसाधन अलग से स्पेसिफाइड है, और यही इस बात का इंगित करती है कि आपको इसे विशेष रूप से तैयार करना है। इसलिए यहां पर ये जो खनिज वाला चैप्टर है, साथ ही उद्योग वाला और परिवहन वाला, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो अपने आप में थोड़े कठिन होते हैं, किंतु यहां से हर बार प्रश्न बनते ही बनते हैं। आज इन्हीं में से एक और चैप्टर जैसे खनिज वाले को हम लोग कवर करेंगे आज के अपने टारगेट में। खनिज ऊर्जा उद्योग का कितना आवंटन रहा है वह भी आप देख सकते हैं, जहां खनिज वाला चैप्टर 0, 1, 1, 3, 1 यानी लगभग एक प्रश्न या उससे ज्यादा प्रश्न के पूछे जाने की यहां पर संभावना रहती है। तो इस वजह से ये चैप्टर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कल के अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न हर बार नहीं पूछे जाते हैं, और वो अपने आप में बड़े चैप्टर्स भी हैं, तो उनको तो हमें बिना कुछ सोचे समझे उन्हें छोड़ देना है। और ऐसे चैप्टर्स में शुमार है जलवायु का, प्राकृतिक वनस्पति का, भाषा, आपदाएं। ये सभी चैप्टर्स आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हमारा जो डे 4 का टारगेट है, डे 4 का टारगेट क्या है और उसमें हम लोगों की क्या फैक्ट शीट मिलेगा। तो फैक्ट शीट की यदि बात करें तो यहां पर जो आप लोगों को फैक्ट शीट दी जाएगी उसमें एक तो बच्चे का कमेंट आया था कि विश्व की झील और नहरें, इनको एक जगह पर शामिल करके कंसोलिडेट करके उसका एक नोट्स दे दिया जाए। तो वहां आज के अपने इस फैक्ट शीट में पहली जो हमारी फैक्ट शीट होगी वो विश्व की जितनी भी झीलें हैं, जो भी नहरें हैं, जो भी पूछी जाती रही हैं, वो सभी का वर्णन वहां पर दिया होगा। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो दूसरा हमारा जो एक इसमें टॉपिक होगा वो होगा मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकें और लेखक उनके। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन कालीन इतिहास की जो भी पुस्तकें और लेखक थी उनको समझा था, उसके ऊपर हम लोगों ने एक फैक्ट शीट दी थी। अब आपको मध्यकालीन इतिहास की जो पुस्तकें हैं और लेखक हैं उस पर आपको फैक्ट शीट मिलेगी। फैक्ट शीट जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि फैक्ट शीट का अर्थ है कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हर बार एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे ही जाते हैं, उन सभी को हम लोग एक एक पेज में करके आपको कंपाइल करके दे रहे हैं। पर डे 2 की दर से आपको देते हैं, 50 दिनों तक देते रहेंगे, और उसके आगे हो सकता है कि वो 100 से भी ज्यादा आपको फैक्ट शीट प्रोवाइड कराई जाए। ये हमारे ऐप पर फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद यदि बात करें तो फैक्ट शीट के अलावा जो हम लोगों को ज्योग्राफी में कवर करना है, इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे थे, उसमें आपको वास्तव में सबसे पहले तो आपको पढ़ना है एक चैप्टर खनिज का। खनिज चैप्टर जो है वो अपने आप में कठिन तो है परंतु बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। कठिन है ये मानते हैं, उसमें आपको पढ़ने में रटने में थोड़ा समय लगता है, परंतु जो भी चीजें रटने में समय लगता है उसका आप अलग से उसको जहां पर भी वो चार्ट दिया हुआ है उसको आपको अपने मोबाइल में रक्षित कर लेना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहां पर भी आपको सारे ही खनिज को नहीं टारगेट करना है, बल्कि जो मुख्य मुख्य हैं जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, आपका मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, सोना, चांदी, हीरा, इन सभी के खान कहां पर है, वो खान का स्थान क्या है, यानी कौन सी खान कहां पर है, ये पूछ लिया जाता है। कई बार उसके अयस्कों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। और एक प्रश्न जो लगभग हर बार ही बनता है कि कौन सा खनिज भंडारण में नंबर 1 कौन सा स्टेट है और उसके उत्पादन में कौन नंबर 1 स्टेट है। तो ये सभी, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको खनिज वाले चैप्टर में समझनी है। बाकी आपका ये शेड्यूल लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, परंतु वहां पर ये इन डेप्थ एनालिसिस नहीं रहती है। उसके बाद यदि बात करें तो कृषि वाला जो टॉपिक है आपका, आज आपको केवल 2 सब्जेक्ट यहां पर खनिज में, सॉरी, ज्योग्राफी में करने हैं। पहला हो जाएगा खनिज, दूसरा हो जाएगा कृषि वाला चैप्टर। और कृषि वाला चैप्टर
को मैं आप बता दूं, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है कि अपने आप में इसको एक पृथक विषय के रूप में देखा जाने लगा है। आप देखते होंगे कृषि की एक अलग से किताबें आती हैं। तो हमें यहां पर यह समझना है कि कृषि वास्तव में कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि आपके सामान्य विषयों में नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि कृषि अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं और अगर आप बायो में पढ़ लेते हैं, इन्हीं तीनों को मिला करके ये कृषि वाला टॉपिक तैयार होता है। और यहां पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं भूगोल से संबंधित कृषि विषय की, यानी भूगोल में ये जो कृषि का चैप्टर आपके कई सारी बुक्स में दिया हुआ है, उसको आप आज के दिन पढ़ेंगे, यानी कल के दिन अपना जो डे 4 रहेगा उसमें आपको टारगेट करना है ज्योग्राफी के कृषि वाले चैप्टर्स को। उसको पढ़ते समय आपको एक बात प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है कि वहां पर आपको कई सारे बॉक्स के रूप में मैटर मिलेंगे, जिससे हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं, मतलब कोई ना कोई प्रश्न वहां से आपको देखने को मिल ही जाएगा। खास तौर पे कौन कौन से, तो देखिए पहला तो वहां पे कई सारे कल्चर्स दिखेंगे आपको, पिसीकल्चर, वर्मी कल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। इसको आपको पूरा टेबल याद भी कर लेना और साथ में अपने कैमरे में रख लेना है उसको। उसके बाद हम लोग देखें तो वहां पे कई सारे अनुसंधान संस्थान मिलेंगे, जैसे चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, उसको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद देखेंगे तो रबी खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, कौन सी रबी की फसलें, कौन सी खरीफ की हैं, कौन सी जायद की हैं, ये सभी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। रोग आ जाते हैं कि गेहूं में लगने वाला कौन सा रोग है, तंबाकू में कौन सा रोग होता है, तो ये सभी चीजें भी पूछी जाती हैं। और उसके साथ साथ कोई भी अगर आपका फसल है उसका कौन सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, कौन सा स्टेट, और क्या क्या उनकी प्रमुख दशाएं और किस्में हैं, यानी कौन सी किस्म, जैसे जया, पद्मा, ये सब किसकी किस्म है, उसको हमें याद करना है। तो यहां पर कृषि वाला चैप्टर अपने आप में काफी ज्यादा फैक्ट्स वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और यही कारण है कि कृषि से आपकी परीक्षा में अंक ठीक ठाक आप बटोर सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर करते हैं। तो जिनके बुक में, खासतौर पर जो लोग परीक्षा मंथन की बुक फॉलो कर रहे हैं, उनको कृषि का चैप्टर संभवतः नहीं मिलेगा, संभवतः क्या वहां पर नहीं ही है, तो उनको वहां पर जाके जो उनके पास अलग से वो लोग कृषि की बुक लेंगे तो वहां पर वो लोग इसको कवर कर सकते हैं और उसको चैप्टर वाइज वो लोग कवर कर सकते हैं वहां से। बाकी यहां पर हम लोग जिस रणनीति को फॉलो कर रहे हैं वो इस प्रकार से कि कृषि को पृथक विषय के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में हम लोग कृषि के समस्त टॉपिक्स को अध्ययन कर लेंगे। ये आपका आज का टारगेट है ज्योग्राफी का, यानी ज्योग्राफी में आपको कृषि वाला विषय, कृषि वाला चैप्टर पढ़ना है, उसके साथ में खनिज वाला चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें लूसेंट में, लूसेंट में देखिए तो आपका दिल्ली सल्तनत हो चुका था। उसके बाद आज आपको पढ़ना है बहमनी राज्य। बहमनी राज्य आपको पता है विजयनगर के समानांतर राज्य था बहमनी राज्य, और साथ में आपका बहमनी राज्य के साथ में आपको स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, कुछ ऐसे प्रांतीय राज्य थे जो कि स्वतंत्र हो चुके थे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत थी, उनको हम लोगों को पढ़ना है, जैसे जौनपुर, मालवा, ये सभी। तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, ये दोनों चैप्टर एक साथ दिए हुए हैं आपके लूसेंट में, उसको कवर करना है। बात करें अगर घटना चक्र का जो आपका स्लॉट है, घटना चक्र के स्लॉट में 3 घंटे के उस स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है, जिसको स्लॉट नहीं समझ में आ रहा है वो जाके हमारा पहला वीडियो देख ले, जहां पर हम लोगों ने आरओ के लिए परफेक्ट टाइम टेबल की बात की थी। वहां के हिसाब से घटना चक्र के 3 घंटे निर्धारित हैं। उन 3 घंटों में आपको जो पढ़ना है वो है उत्तर भारत और दक्कन के जो प्रांतीय राजवंश थे, यानी यही राजवंश जो बहमनी और स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश, ये सब तो प्रांतीय राजवंश पढ़ने हैं। और उसके साथ में एक चैप्टर वहां पे आपको मिलेगा भक्ति और सूफी आंदोलन का। तो भक्ति और सूफी आंदोलन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से बनने वाले प्रश्नों की संख्या बारंबार देखी जाती है और काफी भी होती है। तो उस हिसाब से भक्ति और सूफी आंदोलन कम से कम 1 नंबर का लगभग आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो इस वजह से इसको भी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो रिपीटेड नेचर के भी होते हैं, यानी प्रश्नों की बार बार पूछे जाने की प्रायिकता देखी जाती है। इस कारण से इसको घटना चक्र से करना ज्यादा आवश्यक है। और इन सभी के बाद लास्ट में हम लोग हिंदी का देखेंगे। हिंदी में आपका 1 घंटे का समय अभी निर्धारित है, जो कि जल्द ही बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आपको हिंदी में आदित्य प्रकाशन से आप लोग जो विलोम कर रहे थे, विलोम के आप लोगों को
कितना पेज नंबर 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 ये करना है। जिनके पास आदित्य प्रकाशन की बुक नहीं है वो लोग ध्यान दें कि हम लोगों का ये जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे विलोम शब्द से संबंधित वो कल खत्म हो जाएंगे। तो उनको भी अपना टारगेट कुछ इसी प्रकार से सेट करना है कि उनके भी समस्त विलोम वो कल तक कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद कोई भी विलोम पढ़ने के लिए ना रह जाए, ताकि हम लोग विलोम के बाद अगला एक दिन कल के बाद यानी डे 6 में हम लोग इन सभी का रिवीजन करेंगे और डे 7 से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। तो ये रहा आपका आज का स्टडी प्लान और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमें भी कुछ प्रेरणा मिल सके इन वीडियोस पे और भी ज्यादा मेहनत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।